नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो अलग-अलग सेगमेंट में कामकाज करे। देखिए सेगमेंट सबका लिंक आपस में एक से है, वो है कहती है डिजिटल्स को लेकर, जहाँ डिजिटल में आर-एन-डी करती है कंपनी और ई-आर-एन-डी की सर्विस प्रोवाइड करती है। कहती है ऑटोमोटिव की बात करें, रेल ट्रांसमिशन की बात करें, रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड द हैवी मशीनरी की बात करें, साथ में हेल्थ केयर एंड मेडटेक पे कंपनी का कारोबार रहती है। ये कहती है ट्रस्टेड आउटसोर्सिंग पार्टनर और डिजिटल्स को लेकर कामकाज करती है और इसके सर्विस के लिस्ट में निकल के आती है जहाँ पे डिजिटल सर्विस हो, एम्बेडेड प्रोडक्ट की बात करें या फिर मैकेनिकल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात करें। इंडस्ट्रियल जो कवर करती है, ये सब इंडस्ट्री को कवर करती है, जहाँ पे चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे रेल ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, उसमें इन इन सेगमेंट से इस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कौन सी काम करती है? ये सब काम करती है, जो काम में डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड काम है। अब आखिर चलने जानने के पीछे कुछ वजह भी होगा। जी बिल्कुल वजह है। वजह है जो इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो काफी बेटर है। क्यों बेटर की बात करूं? फ्रॉड नहीं है, लेकिन 21,000 के आसपास निवेशक हैं। उसमें से जो यदि हम पूरे के पूरे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझें तो ये कहती करीब 37% 38% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। रेस्ट में जहां पे पिछले पायदान की बात तक करें तो एफआई के पास कोई बड़ी होल्डिंग नहीं था इस कंपनी में। वहां पे 8% से ज्यादा होल्डिंग बनाती है। डीआई के पास जो 7% की होल्डिंग थी, 7.5 के आसपास, नियर अबाउट उतना ही रहता है। आम पब्लिक के पास से होल्डिंग कहाँ शिफ्ट कर गई? एफआईआई के पास शिफ्ट कर। क्या ऐसा कुछ ऐसा डेटा था जो नाम नाम को है या मार्केट में कुछ खरीदारी भी देखने को मिली? यदि उनको देखें तो आखिर किसने 8% की होल्डिंग लिया? कहते हैं इन्फिनिटी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं। क्या पहले ये पब्लिक के अंदर तो नहीं हुआ करते थे? देखा जाए तो यहाँ पे अब दो तरह की डेटा सामने आती है। समझने वाली बात है दोस्तों। कई बार हम लोग देखते हैं ना, उस देखने की वजह से कई बार हम लोग भूल चूक करते हैं कि इसमें हुआ क्या, चल क्या रहा था। देखिए कंपनी में एफ आई कौन है? एफ आई है इन्फिनिटी पोर्टफोलियो होल्डिंग, पहली होल्डिंग। दूसरी तरफ देखिए, दूसरा होल्डिंग इन्फिनिटी डायरेक्ट होल्डिंग, जिनके पास 8% की होल्डिंग बची है। अल्टीमेटली क्या हुआ? कंपनी में कितने होल्डिंग हो गए? करीब 17% की होल्डिंग किसके पास चली गई? एफ आई के पास चली। और इतना ही नहीं, कुछ और भी कंपनी के लिस्ट में शामिल हो सकता है जो शायद उसी से बिलोंग करती हो, लेकिन आपस में इसका तालमेल यहां से वहां कन्वर्ट होती नजर आइए अगले लाइन आइटम की तरफ हम इंटर करते हैं। उससे पहले एक नज़र कुछ अलग इम्पैक्ट की तरफ, जहाँ क्या कुछ बड़े प्लेयर भी हैं। इसको हम आमतौर के सुपर इन्वेस्टर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात तो नहीं था। इस कंपनी में कोई सुपर इन्वेस्टर तो फिलहाल नहीं बने हैं और मार्केट में 21,000 के आसपास निवेशक थे। इसमें से अल्टीमेटली जो आम निवेशकों के पास पैसे लगे हैं जिनका, उनकी होल्डिंग जो है वो काफी कम दर्ज कर, जो दिखता है वो एक्चुअल में है, होता नहीं है। कई बार कुछ चीजें ऐसी चलती है। क्या ये कंपनी केवल एक ही कंपनी रन करती है? इसमें कंपनी की जो होल्डिंग था उसमें देखने को मिला कि चेंज होती है। पहले कंपनी के पास होल्डिंग ऑनवर्ड सॉफ्टवेयर के पास था, बाद में होल्डिंग किसके पास चली गई? जीएचएम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। मतलब क्या कंपनी पूरी के पूरी कन्वर्ट हो गई किसी और के पास? ऐसा हो सकता है, मैनेजमेंट चेंज हो गया होगा, कंपनी टेक ओवर हो गया होगा, लेकिन उतने हम डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। और वो कहती है जो कंपनी में निवेशकों का जो इंटरेस्ट था उसके बेसिस पे एक क्वेरी आती कि स्टॉक की कैसी रिएक्शन रही है। तो देखा जाए तो स्टॉक पिछले 6 महीने से लगातार काफी सारे लोगों का, मैं ये कह सकता हूँ कि काफी सारे लोगों ने पैसे बनाए, और जिन लोगों ने उस टाइम पे ले लिया उनके लिए आज भी सिरदर्दी बना होगा। और वो चाह रहे होंगे शायद हम निकलें, लेकिन निकलने का मौका नहीं मिला होगा। उनकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू लगातार टूटती गई। क्यों?
उसके पीछे भी वजह जानेंगे। क्या यहाँ पे एक सपोर्ट लेती नजर आई है? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सपोर्ट की बात करें, एक सपोर्ट इस लेवल के आसपास कंपनी ने लिया था। ये सपोर्ट कौन लेता है? निवेशकों का आंकड़ा कहता है। वो ट्रेंडिंग कहता है यहाँ तक, चलो यहाँ तक तो सपोर्ट था, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कह रही है। इसको लेकर के जानने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन से आपस में टच करते हुए। और वो क्या कहती है? वो कहती है कि बुक वैल्यू है 92 इसका, इंट्रेंसिक वैल्यू है 146 रुपीज का। इसके अकॉर्डिंग फिलहाल ये प्राइस टू बुक वैल्यू 372% की उछाल क्रिएट कर चुकी है। यदि इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग कंपनी का स्टॉक पी में आंकड़ा दर्ज करेंगे तो अर्निंग पर शेयर 10 रुपये कमाती है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर हमेशा हाईलाइट करते हैं, 2,27,00,000 नंबर ऑफ शेयर हैं। प्रेजेंट प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट मार्केट की प्राइस 776 करोड़ दर्ज कर। हमारी हर एक स्टडी एक बिगिनर से लेकर के और कुछ एडवांस तक की बातें को शामिल करता हूं, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर कंपनी के बारे में डिस्कस कर। अब आती है सवाल, जो इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट में कम का भीड़ था, क्या भीड़ यहाँ पे बढ़ सकती है? जबकि भीड़ बढ़ने की बात आती है तो कहती नहीं, हायर टू हायर हम पहुंचे थे 740 तक, लेकिन हम सपोर्ट हमने क्या किया, हम बार बार अपनी सपोर्टिंग लाइन को क्या किए, तोड़ के बॉटम में चले गए। वाई? इस कंपनी 2,27,00,000 की होल्डिंग में जो प्रमोटर की हाथ की होल्डिंग है वो काफी कम रहा, 37% की। अल्टीमेटली ज्यादातर होल्डिंग किसके पास है? आम पब्लिक के पास होल्डिंग है। आरओई आरओसी की आंकड़ा 17% से 21% के रिटर्न की बात कहती है, जबकि कंपनी की मैनेजमेंट के तरफ से ये दिखाती है जो हम अपने निवेशकों को लगातार क्या देते हैं, डिविडेंड की पार्ट, जो कि 146% तक दर्ज करती है। कहां से? फेस वैल्यू की आंकड़ा। अब इतने सारे बातें तो हम सब जानते हैं, फिर हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, ये तो टाइम खराब नहीं होती, इससे कुछ आउटपुट निकल के आएगा, क्योंकि हमने कुछ अलग से नंबर लिया है और वो नंबर हमें ये दर्ज करेगा कि आखिर जो कंपनी कर रही है, कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस करती है, किस चीज के लिए करती है? उनको सेल्स बढ़ाने को लेकर, प्रोडक्टिविटीज को लेकर के, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उनको प्रॉफिट को लेकर। क्या इन सभी चीजों को लेकर के फुलफिल कर पा रही है? उसके लेके आउटपुट निकल पा रही है? हम इसको जानने की प्रयासरत रहेंगे, जो आखिर कंक्लूजन क्या कहता है इनको रिस्क को लेकर। जो कंपनी चाहे ऑटोमोटिव हो, रेल ट्रांसमिशन हो, या फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स पे अपने डिजिटली कामकाज करती हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे कहती है? और वो ये दर्ज करती है, कंपनीज 1991 में बनी थी ऑन वार्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि बिजनेस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड आईटी सर्विस में डील करते हैं। अब इनसे क्या कंक्लूजन मिला? कुछ मिला? नहीं मिला ना? आइए, मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आखिर इसमें चला क्या? अब आते हैं कुछ अलग पहलू, और वो अलग पहलू कहता है क्या, डेट टू इक्विटी को लेकर के, और करंट रेशियो के नंबर कैसा। अब देखिए, ये नंबर को लेकर क्या ऐसी बात तो नहीं थी जो कि अर्निंग पर शेयर में हिट कर दिया गया? कैसे? क्योंकि जब कोई कंपनी सेल करती है, अपनी बेचती है प्रोडक्टिविटीज को, क्या उसको लेकर के उनके पास पैसे भी मिल रहे हैं, या केवल और केवल सेल को दर्ज कर रहे हैं, केवल केवल अपनी बिक्री दर्ज करते हैं? और यदि वो कर रहे हैं तो उसमें आपस में कितनी परसेंटेज की रिस्क है, कितनी टाइम फ्रेम में उसके पास क्लाइंट से पैसे आ जाते हैं, इसको भी जानना जरूरी। और उसको उसी कड़ी की तरफ यदि हम मूव करके देखें तो हमारे सामने कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर, और ट्रेंड में सामने ये निकल गया, कंपनी का जो ट्रेंडिंग था अपने कारोबार को लेकर के, वो लगातार बेटर करती जा रही थी। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, और वहां पे स्टे करते रहना। जबकि ये डेटा क्यू और क्यू बेसिस पे हमने दर्ज किया, और वैसे ही वाई और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दर्ज करेंगे तो यहाँ पे बेटर रिटर्न, उन्होंने बेटर अपनी सेल्स को इंक्रीज किया, जो कि परसेंटेज में यदि पिछले साल से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो नेट इनकम काफी ज्यादा बेटर
करती नजर आती। नंबर को लेकर जब देखेंगे तो कंपनी का खुद का कारोबार भी करीब करीब 95 करोड़ तक क्रिएट करती है और ओवरऑल कारोबार करीब करीब 123 करोड़ की आंकड़ा को टच करती है। और इस तरह की आंकड़ा कब टच किया था? कभी नहीं था, अर्थात अपने पिक पे है। दोनों दो अलग अलग बातें हो गई ना। देखिए दो अलग अलग बातें कैसे हो। एक साल के दौरान की बात करें, एक साल के दौरान में चार्ट में यहाँ पे लगातार गिरती जा रही है, लेकिन स्टॉक कैसा रहा, उनकी कारोबार कैसी रही, तो वो कहते हैं हमारे कारोबार तो बेटर करती जा रही है, हम लगातार सेल्स को बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी हमारे पास बेटर है। लेकिन एक जगह टूट जाती है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम तो लगातार अपने अच्छे कर्म के साथ अच्छे जगह पे जगह बना पाए, हम नए कस्टमर से मिल पाए और पैसे भी मिल पाए। इसमें कहते हैं कि इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सस्टेन करने के लिए बनी है, जो कि 8-9% के आसपास दर्ज करती है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर थोड़ा सा कम दर्ज करती है, इसको हम परसेंटेज लेंगे, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम कंपनी के पास काफी बेटर है, जो कि इनके इंटरेस्ट बर्डन को बिल्कुल ही एडजस्ट कर पाएगी। इसी की कड़ी की तरफ यदि हम इनको केवल और केवल स्टैंडअलोन डेटाबेस को देखा जाए, जो मैं कोई आपको कैलकुलेट करके नहीं बताता हूँ, स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, इनेबल आईटी इनेबल सर्विस में डील करती है, और हम कोई भी डेटा नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जो डेटा कैलकुलेट है उसी को लेके चल रहे हैं। स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे कहती है जो इनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइनिंग, नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइनिंग, भले ही आपने सेल्स बढ़ा दिया। तो हमें क्या जानना जरूरी है? केवल और केवल नंबर की गेम नहीं, परसेंटेज भी जानना जरूरी है कि आखिर कितनी परसेंट आप ग्रो कर रहे हैं। आइए इसको जरा और कुछ खोलने की कोशिश करें तो हमारे सामने निकल के आती अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी हमने इंक्लूड कर दिया। हमारे सामने दिखा जो अपनी कंपनी जो कारोबार कर रही है उससे ओवरऑल 5% की प्रॉफिट निकाल रही है। क्या कर रही है? 5% की। जबकि इसके अकॉर्डिंग इस 5% को कमाने को लेकर के इनके प्रति कितना रिस्क बना है, और क्या ये उधार कितने करके रखे हैं, वो सेल्स के आंकड़ा पे था या प्रॉफिट के आंकड़ा पे, कितना वही दर्ज करते हैं हम, जिससे हमें ये पता चल जाती है तो कंपनी खुद कितने रिस्क में चल रही है। अब आते हैं कुछ और पहलू की, और उसमें पहलू कहता है रिस्क क्या कहता है। रिस्क कहती है बिल्कुल नहीं है, 3 महीने तक का टाइम फ्रेम अगर होता है तो उसमें रिस्क नहीं कहती है, तो रिस्क फ्री के तौर पे है, मॉडरेट की बात किया जाता है। लेकिन जब आप इन पहलू को देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे समरी डेटा क्या देखा था, सामने में समरी डेटा देखा कि यहाँ तो इनके पास नंबर काफी छोटा सा था डेट्स को लेकर के, और यहीं पे एक सवाल बन जाता है कि कंपनी डेट्स ले रही है क्या प्रोडक्टिविटीज को लेकर के या खर्चा पानी को लेकर। यहाँ पे देखा गया कंपनी ने कर्ज लिया, कर्ज लेके किया क्या, तो कर्ज लेके क्या उन्होंने प्रोडक्टिविटीज पे यूज किया, तो कहती है ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी पे यूज किया। ये फंड कहाँ यूटिलाइज होती है? अदर एसेट्स के अंदर डील देखने को मिलती है। अब इन्हीं को लेकर के हमने इस अलग से नंबर कैलकुलेट किया, तो अब आखिर चाहिए 5% कमाने के लिए कंपनी अपनी सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे जो उधार रखी है, और वो उधार कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए, उनका रिस्क कितना है? 17% का। और इसके अलावा की बात करें तो प्रॉफिट के आधार पे ये उधार का जो रिस्क था वो 337% दर्ज करते हैं, अर्थात कंपनी के फंड फ्लो में दिक्कत है। सिंपल सी बात है, कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगी। तो कैश फ्लो में इफेक्ट क्या देखने को मिला? तो 16 करोड़ से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसको डालता। इसी पहलू की तरह और अगले कदम के चलते रहे तो हमारे सामने कुछ और कंक्लूसिव डेटा मिलता है कि आखिर यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल कैसे दर्ज किया। वो कहती है इसको लेकर के कि नहीं नहीं नहीं, एक साल में तो हम तो गिर गए, ये गिरते आए हैं, जबकि ये हमें क्या दे रही है? ये हमें बैकअप देने के लिए तैयार बैठी है। क्या? इसका डेटाबेस कहती है। चलिए, निवेशकों का इंटरेस्ट हमने जाना, हर एक पहलू को जानने की कोशिश किया।
तो सेंटिमेंटल अपडेट तो ऐसा कोई, या उन्होंने कंपनी अपने फंड रेज को लेकर के हमेशा चिंतित रहती है और ईएसओपी के थ्रू अपने फंड थोड़ा बहुत करके रेज करती रहती है। उस फंड से करती क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने शेयर को धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बढ़ाती नजर आई। पीयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो उसको रखा गया सॉफ्टवेयर में जहाँ पे ओकराबिल फिन है, पीवी फिनटेक है, कोको जैसे कंपनी शामिल है, और यहाँ पे उन कंपनियों के लिस्ट से बेकॉपी काफी कम का भीड़ का आंकड़ा दर्ज करती। लेकिन जब निवेशकों का इस पार्ट से इंटरेस्ट को देखेंगे, खास करके इसको लेकर के डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड से, तो वो कहती है मेंटेन करती है हेल्दी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन। अल्टीमेटली इसी साल का देख लें तो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, अल्टीमेटली 10 रुपए के फेस वैल्यू पे कितना दे दिया, तो 50% दे दिया डिविडेंड की पार्ट। स्टॉक की प्राइस भी बहुत बड़ी नहीं थी, यदि करंट मार्केट प्राइस से आप आंकड़ा करके देखेंगे तो नियरली 2% के आसपास बन जाती है उस टाइम की प्राइस से। शायद 1.5% मान लेते, 1% मान लेते, दिया तो सही मार्केट प्राइस के वजह। आखिर कंपनी सबसे बेटर किस सेगमेंट से कमाती है, वो भी एक बार चैलेंजिंग बन जाता है। और वो क्या कहता है उसको लेकर देखा गया तो वो दर्ज करती है, तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दर्ज कर। इसके अलावा यदि हम उन बातों को जरा समझें, वो कहती है, जो इनका एनालिसिस पार्ट कहती है कि जब से कंपनी लिस्टेड है, लास्ट 10 सालों की बात करें तो लास्ट कुछ सालों में तो उन्होंने रिटर्न क्रिएट करके दिया है, लेकिन 3 साल से लगातार इनकी सिचुएशन खराब हो गई। मैंने ऐसा क्यों देखा था, कंपनी में क्या चल रहा था, यहाँ पे जो होल्डिंग सिचुएशन था उसमें क्या हुआ था, अप डाउन देखने को मिला था। पहले किसी और के पास था, बाद में धीरे धीरे शिफ्ट करके से और मैनेजमेंट के हाथ में आ गई, तो ऐसा डेटाबेस कहती है। अब आते हैं इनकी एनालिसिस पार्ट। इसके बारे में कहती है कि उनकी अच्छी खासी बात तो बताती है कि आपने हेल्दी डिविडेंड दिया, अच्छी खासी प्रॉफिट की बात कहती है। आपने डिक्रीज होल्डिंग को लेकर दर्ज करते हैं, उसको लेकर कोई बात नहीं, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ अच्छी बातें हैं। तो कई बार कहते हैं ना, अच्छी स्टॉक पर अच्छा आज भी सस्ते रेटों में मिलता है, वॉल्यूम काफी कम होता है मार्केट में, और वॉल्यूम कम है तो मार्केट में क्या दिखता है, सेंटीमेंट नहीं दिखता, क्योंकि कोई खरीदने बेचने के लिए रेडी नहीं है। किसी को लगता है कि मार्केट अभी चलेगी नहीं, किसी को लगता है कि अभी हम जहां हैं वहीं बैठे रहे, हमें आगे चल करके बेनिफिट मिलेगा। तो गोल्डन रूल कहता है यदि मार्केट में इस तरह की ट्रेंडिंग की बात देखा जाती है, तो ट्रेंडिंग के बेसिस में हमेशा, यदि ट्रेंडिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हमेशा क्या करना चाहिए, एसएल के साथ निकलने ही बेटर कहती है। और जब ट्रेंडिंग में कुछ प्रॉफिट मिल जाए तो उसको कहते हैं भाव ही भगवान है, तो भाव को लेना चाहिए। अब आती है इसको अकॉर्डिंग, यदि इसके अकॉर्डिंग मार्केट उछलती है इस स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में सब कुछ अच्छा बात कहती है, मार्केट उछलती है तो नियरली यहां से कितना परसेंट उछलना चाहिए, नियरली 30%। और 30% उछलागा तो कहाँ जाएगा, 30 या 90, करीब करीब 90 रुपए के आसपास, और इंक्रीज करता है तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से। यदि 30% इसमें वृद्धि होती है तो मार्केट तो ऑलरेडी इस प्राइस के आसपास आसानी से जा सकता है, क्योंकि नियरली प्राइस मुझे लगता है कि इसका प्राइस करीब 500 से लेकर के और 600 तक के लिए पॉसिबिलिटी तो बनती है। और यदि यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग लिया है इस पोजीशन पे आकर के, तो ऐसा दिख सकता है कि मार्केट ने एक नई रेजिस्टेंस, तो उनकी मल्टीपल लेयर हैं, उनको धीरे धीरे करके कैप को फुलफिल कर ले। तो विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के हम जान रहे थे कंपनी को लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।